हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चार्ली क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, मुझे आशा है। अपनी पढ़ाई आप प्रॉपर तरीके से फ्रेंड्स करते रहिए। देखिए आज 21 तारीख हो गई, स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक थोड़ा दिक्कत देखने को है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अभी एक महीने मान के चलिए कि है आपके पास। 15 दिसंबर के बाद ही आपका पेपर होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आप बस अपना तैयार रहिए, बाकी जो होगा हम लोग देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर देखते हैं क्या रहने वाला है। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हैं, मैं हूँ शालिनी और आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर डीलेट सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपके साथ पूरे प्रॉपर तरीके से। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप मुझे लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है आपके शालिनी क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ पढ़ के समझ के काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा और बहुत कुछ भी सीखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप किसी भी वीडियो से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। फिलहाल अच्छी तो सभी क्लासेस होती है मेरी, लेकिन यहाँ पर ये क्लास थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो आपका पहला पेपर उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो आपको जो है स्टार्टिंग में रहेंगे अति लघुत्तरी टाइप के रहेंगे, कुछ वन वर्ड टाइप जैसे भी रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ जो है कुछ लिखने वाला भी, हर बार आपको ऑब्जेक्टिव ही करने को नहीं मिलेगा, लिखने को भी आएगा। तो उस तरीके के भी प्रश्न को तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ज़रूर सभी लोग देखिएगा, पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में आएंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इस तरह के वीडियोस को, क्लासेस को सपोर्ट करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मैं इस तरह के जितने भी आपके और सब्जेक्ट अदर बचे हुए सारे के क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से उठा उठा के आपको खोज के करके, जैसा भी होगा जो इंपॉर्टेंट होगा आएगा, आने की चांसेस होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आती हैं, तो वो भी आपको मैं करवा दूंगी। तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करें। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज मैंने कलर को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने कहा कि हाँ ऐसे ही लेते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। आज बहुत तो थोड़ा सही रहता है तो सब कुछ कर लिया, बट आज नहीं किया। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का क्या कार्य है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो आपको कभी भी पूछ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षा का क्या कार्य है। तो आपको इसका एक लाइन में, 1.5 लाइन में आंसर लिखना होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है, हमको टाइम को यूटिलाइज करना है। राइटिंग फ्रेंड्स थोड़ा 1-2 पेज रोज लिखिए, उसका भी फर्क रहता है। यहाँ पर उत्तर में है कि बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकाल कर उनका प्रकटीकरण करना। क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकाल कर उनका प्रकटीकरण करना। बच्चों के अंदर जो निहित शक्तियाँ, मतलब जो उनके अंदर अंदर पावर है। पावर का मतलब ये नहीं कि कुछ और चीज़ें, पावर का मतलब कि कोई नई योग्यता है या उनके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो उसको आप रास्ता दिखाओ। शिक्षा आप दोगे, उस टॉपिक पे आप उनको शिक्षित करोगे, तब उनके अंदर की वो सारी एबिलिटीज़ निकलेगी, वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि बालक में जो निहित शक्तियाँ, जो उसके अंदर अंतः शक्तियाँ हैं, उनको बाहर निकाल कर उसका प्रकटीकरण करना, मतलब उस रास्ते पे उनको ले जाके आगे बढ़ा देना। आगे आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स आराम से करेंगे, मैं भी आराम से बोलूँगी। वैसे भी आप जान ही रहे कि जुकाम जो है एकदम हमला कर दिया है मेरे ऊपर कल से ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आपको आज एक क्लास तो ज़रूर मिलेगी, इसीलिए आराम से करेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पे इस किस ग्रंथ में ये कहा गया है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के बारे में आपने पढ़ा है, जानते भी हैं। किस ग्रंथ में ये लिखा है कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान, ज्ञान के बराबर कुछ भी पवित्र नहीं। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमद् भगवद गीता। उसमें ये बात लिखी गई है, मेंशन है कि संसार में, पूरे होल यूनिवर्स में ज्ञान के समान, उसके बराबर, मतलब उससे ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। क्लियर, तो 2 हो गया। आगे आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि यह किसका कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस टाइम पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को भी कमेंट आ रहा है, और मौसम चेंज होने की वजह से बड़ी दिक्कत है, जुकाम बुखार सबको हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर मस्तिष्क को स्वस्थ करना है तो शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। तो ये जो कथन है ये अरस्तु ने कहा, बहुत बढ़िया कथन कहा है, लेकिन कुछ कथन है जो वाकई में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट देखिए। फोर्थ आपके सामने यहाँ पर है, शिक्षा का वैकल्पिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वैकल्पिक उद्देश्य क्या होता है। आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं, कोई शिक्षा ले रहा है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव, वैकल्पिक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आत्मानुभूति करना।
सिखाना, कॉन्फिडेंस लाना, ठीक है, मोटिवेटेड रहना, बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ रहना, बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से रहना, एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। आगे आइए, समाजवाद का उदार रूप क्या होता है? समाजवाद का उदार रूप क्या होता है? तो जनतंत्रात्मक समाजवाद, ठीक है, जहाँ पे लोग फ्री रहें, अपनी इच्छा से स्वेच्छा अनुसार कार्य कर सकें, बाधित ना रहें, कंट्रोल में ना रहें, ठीक है, जनतंत्रात्मक तरीके से हो, सबकी सहमति के सारे कार्य वहाँ पर देखा जाए। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है 6 यहाँ पर, किस कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है? कौन सी क्लास तक की जो शिक्षा होती है उसको प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। तो कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की कोई एक आवश्यकता बताइए। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी कोई आपको एक आवश्यकता बतानी है। उत्तर में आप लिखेंगे सामाजिक न्याय एवं जनतंत्र, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ भी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। बच्चों के भी 10 बच्चे हैं तो उनका भी एक छोटा समाज है, जनतंत्रात्मक तरीके से कार्य होना चाहिए, पढ़ाना लिखाना खेल खिलाना कुछ भी करना तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो छोटे बच्चों के मन में ही तभी से भेदभाव की जो बातें हैं वो आने लगेंगी। आगे आइए, 8 देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? जो वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ा है उसका मेन सोर्स क्या है, मेन रिसोर्स क्या है? तो आपको पता है कि हम वेदों की शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं, ठीक है। वेदों की शिक्षा, वेदों के बारे में जानकारी, वेदों का उद्गम सब वैदिक कालीन से प्रकार से है, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा के क्या था, कैसे था, क्या क्या होता था, सामाजिक आर्थिक सारे फैक्टर्स सभी पहलुओं के बारे में आपको जो कुछ भी जानकारी है या जो कुछ भी आपको पता चला है सब वेदों में पूरी अच्छे तरीके से वर्णित है। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट, 9th देखिए, मस्तिष्क की सर्वोत्तम शक्तियों का विकास किसके द्वारा होता है? आपकी जो मेन माइंड की पावर होती है उसका जो आपका डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू होता है? तो सबसे बेस्ट एक ही ऑप्शन है, वो है शिक्षा के द्वारा। शिक्षित हैं तो आप हर एक चीज़ में पॉसिबल हैं और आप कर सकते हैं। शिक्षा को कितने प्रकार में बांटा है? शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आगे आइए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड में पढ़ा हुआ है, शिक्षण अधिगम में भी पढ़ा हुआ है। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ईच एंड एवरी वन सबके यहाँ पर नाम मुझे याद है, मुझे उन बच्चों का कमेंट जरूर चाहिए। आप ज़रा बताइएगा ये शिक्षा 3 प्रकार की कौन सी होती है? मैं देखना चाहती हूँ किसको ये बात पता है। आंसर करिएगा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 11वें प्रश्न में आइए, वैदिक काल में शिक्षा का प्रबंध कौन करता था? वैदिक काल में सारा शिक्षा का जो मैनेजमेंट होता था, क्या करना है, कैसे करवाना है, इन सब चीज़ों के बारे में कौन प्रबंध करता था? तो वहाँ पर ब्राह्मण हुआ करते थे और वो ब्राह्मणी लोग ये सब सारा कार्य बाहर संभालते थे, करते थे। आगे आइए, 12th देखिए क्या है यहाँ पर, चूड़ा कर्म संस्कार से आप क्या समझते हैं? क्या इस संस्कार के बारे में आपने पढ़ा है? आपने तो उपनयन, समापवर्तन और भी कई सारे संस्कारों के बारे में आपने पढ़ा है, तो क्या आपने इस संस्कार के बारे में पढ़ा कि चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है? तो देखा था, क्योंकि संस्कारों की भी लिस्ट है, बहुत सारे हैं, उतना ही मैंने आपको बताया है जो आपके सिलेबस में आएगा, लेकिन एक प्रश्न है तो देख लीजिए। यहाँ पर है कि चूड़ाक्रम संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में बालक का विद्या आरंभ करवाना, ये चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छा है और अलग भी है, इसलिए मैंने इसको और ले लिया कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस किसी पॉइंट से आ रहा है, अगर ये आ जाता है तो समझिए बहुत अच्छा, आपको फ्री के बढ़िया नंबर मिल जाएंगे और काम आपका बढ़िया हो जाएगा सुचारू रूप से, ठीक है। चलिए आते हैं आगे बढ़ते, इसी के साथ 12 प्रश्न हमने कर लिया 8 मिनट में। चलिए बढ़िया है, समय कम लेंगे, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ज़्यादा करेंगे फिलहाल के लिए। क्या कहा जा रहा है इस चीज़ को ध्यान रखते हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 13 प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? जब वैदिक काल का जो कार्यकाल चलता था, कार्यभार था, कुछ था, तो हर एक का होना, फिर बाद में होना, तो समाप्ति का जब एंड होता तो उसके तहत हमारी फेयरवेल पार्टी होती है। हम लोग स्कूल ड्रॉप करते, मतलब छोड़ते हैं, ड्रॉप नहीं करते, सॉरी, मतलब ओवर हो जाता है हमारा सब कुछ, तो हम लोग करते हैं। 11th में भी, मतलब 10th में भी होता है। 12th में अगर 10th तक स्कूल है 10th में होगा, नहीं 12th में, ग्रेजुएशन में, सब कुछ में होता है, ठीक है। आपके डीलेट में भी होता है। तो यहाँ पर है कि समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार हुआ करता था। आगे आइए इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कैसी है क्लास? होपफुली अच्छी होगी और बहुत ही पीसफुली तरीके से हम क्लास को करेंगे, बातें कम काम ज़्यादा करेंगे क्योंकि समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए 14th पे देखते हैं। वैदिक काल में किस शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था? वैदिक काल का जो टाइम इंटरवल चल रहा था वहाँ पर ऐसी किस प्रकार की शिक्षा थी जिसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार, व्यापक का मतलब विशाल, बड़ा, विख्यात या बहुत ज़्यादा प्रचलित, एक ये भी कह सकते हैं, तो वो था स्त्री शिक्षा।
औरतों की शिक्षा पे कोई खास पहलू नहीं देखा गया, कोई खास कार्य नहीं देखा गया। आगे आइए, पता नहीं क्या दुश्मनी थी औरतों से। 15 देखिए फिलहाल के लिए, गुरुकुल में बालक की किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा आरंभ करते हैं। गुरुकुल में बालक के साथ ऐसा पहले कौन सा मतलब ऐसा कौन संस्कार की क्रिया होती थी, फिर जब जो है शिक्षा प्रारंभ होती थी, वो है उपनयन संस्कार। फ्रेंड्स, संस्कार का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आप मत भूलिएगा कि संस्कार से टॉपिक सारे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं घूम फिरा के पूछ ही लेगा 40 प्रश्नों में। आगे आइए 16, वैदिक काल एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो इसका एक ही है, वो है 12 वर्ष। ठीक है, और इनकी जो उपलब्धि थी स्नातक वसु रुद्रादित्य, वो भी कोई नहीं भूलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए 17 प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर कि मुस्लिम कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता। मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा है, तो इनको हम किस और अदर नामों से जानते थे। तो यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा भी कहते थे। तो दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और लिखने को भी आ सकता है। आगे आइए, चलिए 18 प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। वर्तमान समय में देखा जाता है शिक्षा के जो अलग अलग रूप है उसमें कौन से ज़्यादा प्रचलित हैं। तो आपको पता है कि 3 प्रकार, एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। चलिए फिर आगे बढ़ते इसी क्रम में देखते हैं। 18 प्रश्न हमने कर लिया। चलिए आइए, हंटर आयोग का गठन कब हुआ है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग का गठन कब हुआ है, तो 1882 में, 1882 में। चलिए आगे आइए, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इनके अध्यक्ष का नाम क्या है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 20 प्रश्न हो गया। 21 पे आइए, समेकित बाल विकास सेवा योजना का आरंभ कब किया गया। समेकित बाल विकास सेवा का आयोजन कब किया गया, 1975 में 6 वर्ष तक के बालकों के लिए उचित विकास के लिए हुआ था। ठीक है, आगे रखिएगा, चलते हैं बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट। यशपाल समिति का गठन कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं 23, शिक्षा को संवैधानिक की किस संविधान की प्रकार से कह सकते हैं, किस सूची में रखा गया है। तो संवर्धित, 3 प्रकार की सूचियां होती है, संवर्धित सूची में शिक्षा को एडअप किया गया है। आगे आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 देखिए, राधाकृष्ण आयोग का गठन कब हुआ है, 1948। 1948, 12 मिनट में मैंने आपको 24 प्रश्न कराए, दुगनी स्पीड से चल रही हूँ। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्लासेस यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं उसमें यही बेनिफिट है कि कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न मेरे साथ कर पाएंगे। आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा और मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पर नई चीज़ें क्या हैं। 25 पे आइए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। एनसीईआरटी की स्थापना से प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। 1961 में 1961 में एनसीईआरटी बना, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1981 में। मैंने इसीलिए दोनों साथ साथ ले लिया कि आपको दोनों साथ साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भूलने की भी कोशिश करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी 1961, एससीईआरटी 1981, दोनों में डिफरेंस है, गैप बहुत ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आए, चलिए क्लास को जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। मैं अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है तब भी आपके लिए क्लास कर रही हूँ, तो इतने के लिए लाइक तो बनता है। क्यों, बात सही है गलत है? उम्मीद है कि आप कर देंगे, जरूर नहीं किया होगा, मैं उन्हीं को ये बात कह रही हूँ फिलहाल के लिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। 27 क्या है, काशी हिंद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है, 1916 में हुई थी। और राइट आंसर है, सॉरी, राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे आइए 28, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो राइट आंसर है विलियम जेम्स को। किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। आगे आइए, यहाँ पर एक प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती। उपरोक्त कथन किसके द्वारा है। कथन के प्रश्न मैंने आपको वैसे भी लिख कर बताया था, दूसरे पेपर शायद बताया था ना, फर्स्ट का भी बता दूंगी आपको फिलहाल के लिए। तो लिखकर मैंने डायरी के पन्नों में लिखा हुआ, तो मुझे याद है, नहीं देखा होगा क्लास तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे आइए, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1854 में। कब प्रकाशित हुआ, 1854 में। आगे आइए नेक्स्ट 31 में चलते हैं हम लोग। 31 प्रश्न पे आगे, प्रवज्जा संस्कार बालक की कितनी आयु पर होता था, मतलब कितने साल पर होता था। तो राइट आंसर है 8 वर्ष की आयु में। कितना, 8 वर्ष की आयु में। आगे आइए, बौद्धकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। तो निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना।
आगे आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 33 पे क्या है यहाँ पर। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता बताइए। तो बौद्ध काल में समन्वय शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। बौद्ध काल में समन्वय शिक्षा पर ज़्यादा बल था, मतलब साथ करवाना सबको सामूहिक तरीके से, कोई पक्षपात नहीं करना, जो लोग नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी करना, और जन शिक्षा पे भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने कार्य किया था। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ 33 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य बताइए। बौद्ध शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो आप उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे धार्मिक भावना का विकास। धार्मिक भावना का विकास, ठीक है, धर्म के प्रति। बौद्धकालीन शिक्षा का आधार बौद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म और उनके धर्म तथा उनके संघ के शरण में रहना और बौद्ध धर्म को इस नियमों का पालन करना ही शिक्षा है। मतलब इन्होंने जो इनका जो उद्देश्य था ये था कि बौद्ध धर्म में रहो, धर्म को समझो, धर्म को जानो और उनके संग में रहो, उनके नियमों का तरह पालन करो, यही सब कुछ शिक्षा था। इसमें पहला एक और आ जाएगा, वो है जनतंत्र की शिक्षा। जनतंत्र की शिक्षा की भावना, शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी लोगों में समानता, एक बराबर स्वतंत्रता, सबको फ्री, एकदम श्रेष्ठ भावना लाने का प्रयत्न किया जाता था, ताकि चारों वर्णों के लोग, 4 वर्ण जो बढ़ गए थे, मिलजुल कर अपने जीवन को व्यतीत करें। तो जनतंत्र की भावना का जो कार्यभार था वो बौद्धकालीन में काफ़ी अग्रसर रूप से देखा गया। व्यापक शिक्षा में क्या आता है? बौद्धकाल में भारत संस्कृति का भौतिक पद काफ़ी समृद्ध हो चुका था। जब बौद्धकालीन शिक्षा का टाइम इंटरवल चल रहा है तो जो भारत की जो संस्कृति थी वो काफ़ी अच्छे लेवल तक, काफ़ी विशाल भी हो चुकी थी उस टाइम के इंटरवल तक। और इस काल में जो है शैक्षिक शिक्षा जो है लौकिक तरीके से, धार्मिक, दोनों तरीके से दी जाती थी। और बालक और बालिका, ज्ञानी और व्यवसायी दोनों ही, मतलब जो ज्ञान की चीज़ें थी या जो व्यवसाय के सेक्टर थे उनमें शिक्षा प्राप्त करते थे। शासक और जनसाधारण लोगों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा था। तो ये सबको पढ़ाने का प्रयास करते थे। स्त्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो किया ही था। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए 35। यहाँ पर है शायस्ती से आप क्या समझते हैं? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने हो सकता है इसे पहले नहीं देखा होगा, ये नाम पर उत्तर जानते हैं लेकिन ये वर्ड नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, शायस्ती से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर है श्रवण 3 है, ठीक है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इसका प्रश्न और बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया कि आपको इस नाम से भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि इसके लिए ये प्रश्न बनेगा। चलिए आगे आइए, बौद्धकाल में स्थापित नहीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। बौद्धकाल में स्थापित नहीं 2 प्रमुख विद्यालयों के नाम बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। 37, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण और दोष का उल्लेख कीजिए। तो गुण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है बौद्धकालीन शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित, शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी बढ़िया थी और पूरे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सब कुछ अरेंज तरीके से करवाया जाता था। दूसरा यहाँ पर है, यदि एक मठ में अनेक से सामूहिक रूप से रहते हैं तो पढ़ते थे, मतलब साथ रहते थे, शिक्षक और शिक्षक के बाद अच्छा सा संबंध, गहरा संबंध हुआ करता था। शिक्षा शिक्षक के अनुकूल, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग दी जाती थी, मतलब उनके भी राव चाव मन वगैरह लिया जाता था। बालकों को कठोर क्यों से रखकर उन्हें गृह, मतलब वहाँ पर जो बहुत घर वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, मठों में बनाकर रहते थे, तो काफ़ी ये भी देखा। और अनुशासन वगैरह भी जो था काफ़ी टाइट भी था, दंड नहीं देते लेकिन अनुशासन बच्चे वहाँ पर खुद पर लागू करते थे। बौद्ध शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही ग्रस्त लोग भी संयम रखते थे। बौद्ध शिक्षा के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर वैसे भी जाकर रहते थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे, मतलब बड़े थे, जाकर रहते थे, कार्यभार देखते थे, गाँव का पालन और गुरुओं का पालन ये सब किया करते थे, उनकी देखभाल करते थे। आगे आइए, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालते हैं। जो विधियाँ उस समय प्रयोग की जाती थी उन पर देखते हैं। तो पहला है प्रवचन और व्याख्यान विधि। ये ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि लिखना की कोई व्यवस्था नहीं थी, लिखते उखते कुछ नहीं थे उस समय, लिखने का ज्ञान ही नहीं था, सिर्फ प्रवचन वगैरह ज़्यादा होता था। वाद विवाद हुआ करता था, टॉपिक पर, प्रकृति पर, जानवरों पर, धर्म पर, इन पे बहस ज़्यादा करते थे, प्रश्न वगैरह भी पूछ लिया करते थे, ठीक है, परीक्षाएँ होती थी। पुस्तक अध्ययन, किताबें वगैरह जो हुआ करती थी, ग्रंथ, उनको सब लिखते थे, पढ़ते थे। सम्मेलन विधि होती थी, प्रयोग विधि, थोड़ा बहुत प्रयोग वगैरह भी सीखा करते थे। फिर इसके बाद स्वाध्याय स्मरण करना, स्वाध्याय करते थे, रटते थे, याद करते थे। भ्रमण और निरीक्षण, घूमने जाते थे, परीक्षा, मतलब एक हर चीज़ का परीक्षण करते थे, देखते थे क्या है कैसे है, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा? संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे संगठन छोटे छोटे मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है।
तो जनसंख्या शिक्षा, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हर एक कैटेगरी के स्तर के आ जाएंगे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। तो जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन है, जो सपोर्ट कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, आपको गाइडेंस कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, पैसे भी लगा रहा है, वो कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। एक है यूनेस्को, दूसरा है WHO, तीसरा है UNIDO और चौथा है यूनिसेफ। आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें एक ऑप्शन सही होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में मैं इसको 4 रेटिंग दूंगी, 4 स्टार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में 100%। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा है, इसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सही है, वो है आपका यूनेस्को। पहला ऑप्शन इस दूसरे प्रश्न के लिए बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी में आप भी करते रहिए ध्यान से। आइए थर्ड पर चलते हैं। दीव स्वप्न के लेखक कौन है? रचयिता के टॉपिक से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है दीवा स्वप्न लेखक के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी जी हैं, गीजूभाई बधेका जी हैं, राधा कृष्णन जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो आप जानते हैं, दीवा स्वप्न लेखक गीजूभाई बधेका की। किसकी है? गीजूभाई बधेका। इनको बच्चे मूंछों वाली माँ के नाम से भी जानते थे। ये 5 स्टार रेटिंग का प्रश्न है, इसको मैं 5 स्टार दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है। पाली भाषा शिक्षा का मतलब, पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी? ये वैदिक काल में थी, बौद्ध काल में थी, मुस्लिम में थी, मध्यकालीन में। ध्यान से देखिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न आता है, ये 3 स्टार रेटिंग का प्रश्न है, ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है और जो ऑप्शन आपको दिया गया, इसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है बौद्धकालीन शिक्षा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? आयोगों से प्रश्न ज़्यादा बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुदालियर आयोग का जो संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय की शिक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वो आपको पता है क्या है? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो मुदालियर आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, क्योंकि हम मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नए प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है यहाँ पर। फ्रेंड्स ध्यान से, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आराम से करेंगे ताकि आज अच्छा रिवीजन हो जाए, फिर हमें दोबारा ऐसे प्रश्न को ना पढ़ना पड़े। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। जब बौद्ध काल का टाइम इंटरवल चल रहा था तो उनके जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, हमें उनका नाम बताना है। तक्षशिला, नालंदा, दोनों, वल्लभी। आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता है सी ऑप्शन, तक्षशिला भी है और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों है बौद्धकालीन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बात तो इसमें कंफ्यूजन हुई थी क्योंकि ये दोनों में, वैदिक कालीन में भी आता है, उसमें भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, गलती ना हो जाए, इसलिए बता दिया दोनों है, ठीक है। चलिए 7th पे आइए, क्या है? पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रोबेल साहब ने, रूसो साहब ने, मॉन्टेसरी, मैडम मॉरिया मॉन्टेसरी ने और जॉन ड्यूई ने। पाठशाला को बगीचा कह दिया, बच्चे को पौधा कह दिया, प्लांट कह दिया और शिक्षक को गार्डनर कह दिया, माली कह दिया। तो किसने कहा है ये बात, किसने संबोधित की है? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वो महान व्यक्ति है फ्रोबेल। कौन है? हमारे फ्रोबेल साहब, जिन्होंने ये बच्चे को पिता, मतलब बच्चे को, टीचर को और बाघ को ऐसी संज्ञा दी है। आगे चलते इसी के साथ 7 प्रश्न मैंने करवाया, 7 नंबर अगर अब आया तो आप कर लेंगे डेफिनेटली। आइए आगे बढ़ते इसी श्रृंखला में, उम्मीद है कि बहुत अच्छा पेपर हो जाए आपका इसी क्रम में। 8th प्रश्न देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। ध्यान से, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कौन सा है? देखिए उद्देश्य में तो आपको देखेंगे चारों से ही लग रहे हैं, लेकिन क्या सबसे बेस्ट है, क्या सबसे उचित है, आपको इसमें से वही एक फाइंड आउट करना है। तो जो आपसे प्रश्न मैं पूछ रही हूँ स्क्रीन पर दिया गया है, उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट। क्या? होल डेवलपमेंट। फिर होल डेवलपमेंट, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर सारे आ जाएंगे। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे।
नाइन्थ आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, शिक्षक के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। टीचर के थ्रू बच्चों के अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कर्तव्य है उसकी सद्भावना का विकास हम कर सकते हैं। तो दंड देकर सिखा सकते हैं, पुस्तकों के द्वारा उनको हम ये चीज़ बता सकते हैं, या शिक्षकों द्वारा उसका स्वयं अमल करवा के, या उसको हम समझा कर। क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ का डेवलपमेंट किसी बच्चे के अंदर करवाना चाहते हैं तो आप किसी को कोई चीज़ मार कर तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। पुस्तक को पढ़ाकर बच्चा भूल जाएगा, समझा कर तो ज़्यादा बेस्ट है कि उस चीज़ को स्वयं करें। अगर आप उस चीज़ को स्वयं करेंगे तो बच्चा भी आपको देखेगा, क्योंकि बच्चे अनुकरण करके जल्दी सीखते हैं, उनके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वो अगर आप वही काम करेंगे तो बच्चे भी उस काम को बहुत खुशी खुशी कर लेंगे, जब हमारे टीचर कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो वो देखा देखी आपके द्वारा किए गए कार्य को जो है अनुकरण करेंगे तो वो सीख जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? नाइन्थ का तीसरा यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं टेंथ पे। यहाँ पर आइए बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर टेंथ प्रश्न दिया गया है। आप देखिए क्या दिया है यहाँ पर। वैल्यूज शब्द किस भाषा का शब्द है? मैंने प्रश्न पूरे पेपर से घुमा कर लिया है, कोई स्पेशल एक पॉइंट ऑफ से नहीं लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लास्ट के चैप्टर से प्रश्न है, जो आपका मूल्य का एक टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में, वो है। तो वैल्यू शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का, लैटिन का, ग्रीक का, अंग्ला का? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट। इसके लिए एक ही ऑप्शन बेस्ट है, आपको बताना होगा। ये जो प्रश्न है, ये भाषा के जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ से क्या राइज होते हैं। तो दो चार प्रश्न ऐसे बहुत फेवरेट है जो बहुत बार आते हैं। तो जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है बी ऑप्शन, लैटिन भाषा। जो वैल्यू शब्द है वो एक लैटिन भाषा से ओरिजिनेट किया गया, कह सकते हैं कि लिया गया, वहाँ से उठाया गया प्रश्न है। तो क्लियर यहाँ तक फ्रेंड्स? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 11th में। डेमोस शब्द का अर्थ क्या है? डेमोस एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 शासन, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी शासन व्यवस्था। डेमोस क्या है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सेक्शन में, आपके सिलेबस में दिया गया है, वहीं से मैंने इस चीज़ को अराइज किया हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि इस प्रश्न में क्या सही होगा? सभी के आंसर्स चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो डेमोस शब्द का एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही कंप्लीट तरीके से आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं बहुत क्लियर तरीके से, वो है यहाँ पर पता है शासन, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से कि डेमोस शब्द का मतलब शासन होता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है। शासन, फ्रेंड्स यहाँ पर शासन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। शासन नहीं होगा, इसका मतलब पावर होता है। डेमोस का मतलब पावर होता है, तो पावर की हिंदी शक्ति होती है, ठीक है। शासन, राजनीति, शासन व्यवस्था ये अलग है। ये बी ऑप्शन 11th का भी अच्छा अभी क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे पावर से ही रिमेंबर है, इसलिए ये शक्ति सही है। आगे आइए चलते हैं यहाँ पर 12th में। देखिए, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? मूल्य जो होता है, वैल्यूज, वो होती है जो एक मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो उनकी विलिंगनेस है, मतलब चाहत है, जो वो डिजर्व करते हैं या उनकी डिज़ायर है, वो चाहते हैं, उन सब की पुष्टि करे। तो ये कथन किसने कहा? सुकरात ने, प्लेटो ने, ऑनबर्ग ने और आरबीसी ने। एक ही ऑप्शन अच्छा है, एक ही ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि आपका जो 12th प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, उसका एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है क्या? आपको पता है कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन, ऑनबर्ग, ठीक है। बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। जनतंत्र और सरकार में, जनतंत्र और सरकार है, जनतंत्र और सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। जनतंत्र मतलब क्या होता है? जनतंत्र और सरकार, इन दोनों में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। तो ये किसका है? डायसी का, सीले का, सुकरात का, नन का? आंसर बताइए। देखिए स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, आप प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़िए। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप उस प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़िए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सही है, वो है सीले, ठीक है। सीले साहब ने ये बात बोली है। आगे बढ़ाते हैं, अपने क्रम को लेकर चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट आप लोग लाइक करिए। चलिए फ्रेंड, चलिए बिल्कुल भी डिले नहीं करिए। 14 देखिए स्क्रीन पर दिया गया है। विद्यालय को कहा जाता है, विद्यालय को किस और नाम से या और क्या कहकर हम संबोधित करते हैं? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है लघु समाज, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत समाज, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है नन। तो विद्यालय को कहा जाता है, विद्यालय को क्या कहा जाता है, आप क्या कहेंगे? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विद्यालय को हम लघु समाज की संज्ञा देते हैं।
लघु समाज मतलब एक छोटा सा समाज, बच्चों का एक समाज जहाँ पर जो है बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो उसका एक, चाहे आप लघु समाज के चाहे आप विद्यालय के। ये आगे बढ़ा रहे हैं हम। यहाँ पर ये चीज इतनी क्लियर हो गई, क्लियर समझ में आया। 14 प्रश्न हम कर चुके हैं। चलिए 15 प्रश्न देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, आपके जो लेखक वाले प्रश्न हैं, कम से कम कुछ नहीं तो आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न जरूर मिलेगा। 101% चांस है कि आपको लेखक के 2 प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में, एक तो जरूर और एक आपको अलग होते हैं। 2 नंबर फ्रेंड्स, इसको कभी मत गलत करिएगा। एक बात और ध्यान रखना है, वो पता है क्या, ऑब्जेक्टिव के जो 15 है उसको कभी नहीं गलत हो करने का, कुछ भी हो जाए ये नहीं, क्योंकि टीचर इनको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ चेक करते हैं। बाकी जो है वो देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 15 प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी आप चाहे जिसमें जो करिएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ऑप्शन दिया गया है, जॉन ड्यूबी, सुकरात, शेक्सपियर, महात्मा गांधी। डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन किसने लिखा है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। ये लिखा किसने है, जॉन ड्यूबी साहब ने। आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला में चलते हैं, नया देखते हैं यहाँ पर फिर क्या है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा नामक प्रपत्र कब जारी किया था, कब प्रकाशित किया था। यूनेस्को की तरफ से अंतर्राष्ट्रीयता के लिए, ठीक है, एक लेटर जारी किया गया था 1973, 1972, 1974, 1975। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि डेट के प्रश्न आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यूनेस्को ने जो अंतर्राष्ट्रीयता के लिए एक पत्र जारी किया था, उसका जो समय था वो है 1974। सी ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए। 17वां प्रश्न आपके सामने है, लोकतंत्र युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र के युग में आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना, नेतृत्व का डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण डेवलपमेंट करना कि ऑल। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया है, आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये एक अच्छा प्रश्न है, आने की उम्मीद यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो 25% उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व का भी विकास होता है, इंडिविजुअली का और मोरल चीज़ें भी होती हैं, और सर्वांगीण विकास तो होता ही होता है। आगे बढ़ रहे हैं, इसी के साथ चले। 17वां प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न की बारी है। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या है। घटक और अभिकरण दोनों सेम ही एक प्रकार से आ सकता है। विद्यालय है, पाठशाला है, विश्वविद्यालय है और ऑल है। औपचारिक शिक्षा का मतलब फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर हम बंधे हों, किसी के अंडर में हो, टाइम पर जाना हो, टाइम पर आना हो, तो क्या है, विद्यालय है, टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है। पाठशाला स्कूल एक प्रकार से, विश्वविद्यालय टाइम पर जाना, टाइम पर आना, खाना पीना, रहना, फिर घर आना, सब कुछ। तो ये क्या है, ऑल होगा। 18th का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अपने क्रम में, देखते हैं नेक्स्ट। 19th आपके सामने दिया गया, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण या घटक। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है, परिवार और मित्र, पास पड़ोसी, राज्य, समुदाय और धार्मिक संस्थान की ऑल। क्या लग रहा है आपको, आंसर बताइए। प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर, जो आपको गलत लगे उसके लिए बताइए, क्या सही है वो बताइए, क्या लग रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो डी। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जहाँ पे परिवार रहे, मित्र रहे, आराम से सीखें, करें, कोई बाउंडेशन ना हो, ज़रूरत के हिसाब से हो, तो हम यहाँ पर डी बता सकते। तो 19th का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सभी को। आइए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। देखिए 20 प्रश्न क्या दिया गया है, जनतांत्रिक शिक्षा के पहलू हैं। जनतांत्रिक शिक्षा के पहलू क्या क्या हैं, सामाजिक मूल्य, शैक्षिक बल, जनतंत्र के मूल तत्वों का प्रयोग और ऑल। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। एक बात और साथ में ये देखना है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अतिलघुत्तरी में आते हैं और अतिलघुत्तरी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, एक एक नंबर के दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है डी, जिसमें सामाजिक मूल्य भी सारे आ जाएंगे, शैक्षिक बल भी आ जाएगा, जनतंत्र के मूल तत्वों का भी प्रयोग उसमें प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 21 पे आते हैं। मूल्य शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, कैसी शिक्षा से है, जिसमें मूल्य पर बल दिया जाता हो, वैल्यूज़ पर पूरा फोकस किया जाता हो, अटेंशन पे किया जाता हो, जिनमें संगठन का प्रयोग हो, सबको महत्व नहीं दिया जाता है, नन। आपको क्या लग रहा है, मूल्य शिक्षा का क्या तात्पर्य है, मूल्य शिक्षा से आप यहाँ पर क्या समझे, क्या बताएंगे सही है।
तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर 21 का जो आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया गया है, वो है आपका बी ऑप्शन। संगठन, जिसमें संगठन का प्रयोग किया जाता है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से, ठीक है, क्योंकि संगठन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मत सोचिए कि मूल्यों पर बल दिया जाता है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं वो एक मूल्य से, रूल से, रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग बातें बताएंगे, तो वो डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा सही है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए 22 में चलते हैं। न्यू डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? जेम्स ब्राइस, अभिजीत बनर्जी, बान की मून और प्रभात कुमार। ध्यान से देख के, कोई जल्दबाजी नहीं। न्यू डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? 22 क्या लग रहा है? शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, आपके बुक में दिया गया है, इसलिए बताइए क्या होगा। न्यू डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो पता है क्या? जेम्स ब्राइस। आपका जो 22 प्रश्न मैंने आपके लिया है उसका राइट आंसर है जेम्स ब्राइस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? अरविंद घोष, लक्ष्मी प्रसाद, अतुल कोहली और नन। क्या पूछा जा रहा है? फिर से पढ़िए। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो 23 जो मैंने आपसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पूछा हुआ प्रश्न, उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वन एंड ओनली, वो है आपका ए ऑप्शन, अरविंद घोष। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 24 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1999, 1985, 1986, 1972। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से, अच्छा प्रश्न है, आपके सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आपको बहुत ही अटेंशन के साथ करना होगा। बताइए, आप लोग आंसर करिए। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके करवाऊंगे, एक भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया जो आपको सिलेबस में ना मिला हो, आपके सिलेबस से बाहर हो। तो ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो फटाफट लाइक करिए सभी लोग और अपने आंसर बताइए। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो अधिनियम, रूल एक्ट लाया गया, उसका राइट आंसर है 1986 में। सी ऑप्शन यहाँ पे 24 का बेस्ट है, जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं 25 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? मदरसा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, एक नॉर्मल सा आपसे पूछा जा रहा है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अरबी शब्द, संस्कृत शब्द, मराठी शब्द, फारसी शब्द, 4 ऑप्शन बेस्ट है। क्या लग रहा है? मदरसा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो है अरबी शब्द का, ये प्रश्न है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं 26 पे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है, मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करना, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करना, बेहतर समाज का निर्माण करना। तो जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, जो स्क्रीन पर ऑप्शन दिया है, उसके हिसाब से ऑल ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 27 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैकॉले ने अपना विवरण पत्र कब दिया था? 1835, 1836, 1889 और नन। मैकॉले के विवरण पत्र की जो डेट है वो काफ़ी बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 5 स्टार इसको मिलना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत बार आता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बेस्ट है, 1835। आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला में देखते हैं 28। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, जो एक इनिशियल स्टडी होती है, एजुकेशन होता है, वो कब से स्टार्ट होता है? उसकी स्टेज क्या है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, ऑल। जो एक पहला पड़ाव, पहला टाइम ड्यूरेशन सब कुछ रहता है, वो क्या है? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है बी ऑप्शन, शैशवावस्था। क्या है? वो है बी ऑप्शन, शैशवावस्था। आगे बढ़ते इसी क्रम में देखते हैं 29। आदर्शवाद ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है? आदर्शवाद ने किस फील्ड की तरफ ज़्यादा वर्क किया है, मतलब उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? नैतिकताओं की तरफ, पाठ्यक्रम की, नन या आध्यात्मिक ज्ञान? आदर्शवाद, आइडियलिज्म। जब आप देख रहे हैं कि इनकी बात हो रही है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। किसकी तरफ हो रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, 30 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1986। पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही तो आप यहाँ पर बता सकते हैं एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है क्या? डी ऑप्शन, 1986। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए 31 पे आते हैं, मैं तो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। गुरुकुल में बालक किस संस्कार के बाद गुरु के बाद शिक्षा आरंभ करते थे? गुरुकुल में बालक किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा आरंभ कर? उपनयन, समापवर्तन, और बी और ये। तो आप क्या बताएंगे? क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर कमेंट करके सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का क्या होगा, क्या लग रहा है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, उपनयन संस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार की बात यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1888, 1883, 1882 और 1881। क्या सही है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है,
जो तारीख आपसे पूछी जा रही कब ये बना, कब गठित हुआ, तो वो है 6C ऑप्शन। ठीक है, 1882 में, 1882 में। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? जॉन ड्यूवी साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द रिपब्लिक, द प्रिंस, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या ऑल? तो पुस्तक कई तरीके से पूछते हैं, कभी पुस्तक दे के पूछते हैं तो कभी रचयिता का नाम दे के पूछते हैं। तो जॉन ड्यूवी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक जितने भी ऑप्शन दिए वो है सी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आगे बढ़िए, क्लियर है यहाँ तक? लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी इस तरह से मैं आपके लिए रोज 50-50 क्वेश्चंस करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव के, लघुत्तरी, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बताइए यहाँ पर ये ऑप्शन मुक्त अधिगम क्या है? दूरस्थ शिक्षा के घटक मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, प्रत्याचार, उपयुक्त तीनों। बताइए, आपको पता है डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा ही है, जानते ही हैं। तो मुक्त अधिगम है, मुक्त शिक्षा है, प्रत्याचार है, तीनों है। तो 34 में एक ही ऑप्शन सही है, बेस्ट है, सस्ता है, टिकाऊ है, उचित है, वो है उपयुक्त तीनों। ये तीनों उसमें आ जाएंगे। आगे आइए, आत्मानुभूति का उद्देश्य है। आत्मानुभूति का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? सामाजिक चीज़ों पर देखना, नज़र रखना, बढ़ावा देना, सांस्कृतिक चीज़ों को देख के चलना, प्राकृतिक चीज़ों में इंटरेस्टेड रहना या राष्ट्रीय। आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या है? क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ पर सही होगा? आत्मानुभूति का उद्देश्य आप यहाँ पर क्या समझेंगे? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, आत्मानुभूति का उद्देश्य। यहाँ पर जो आपको लग रहा है वो आपको क्या लग रहा है? सांस्कृतिक चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें धार्मिक चीज़ें भी आ जाएंगी, थोड़ा सा अध्यास से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? चलें आगे आइए नेक्स्ट। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या क्या हैं? परिवार है, समुदाय है, राज्य है, विद्यालय। क्या आपको लग रहा है? औपचारिक शिक्षा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, प्रॉपर से सही है, वो है विद्यालय। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 37 में हम आ चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण में परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय, धार्मिक संस्थान या सभी। अनौपचारिक शिक्षा सभी आ जाएंगे। आगे चलिए 37 में डी। 38 में क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों सेम हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, नहीं सही है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता, क्या विशेषता है अनौपचारिक शिक्षा की? स्वतंत्र होती है, बाधित होती है, नियंत्रण होती है, ऑल। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो कि कैसी शिक्षा है, आपको क्या लग रहा है? तो बेस्ट ऑप्शन जो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता के बारे में है वो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि स्वतंत्र होती है, क्योंकि इसमें आप फ्री होते हैं, आपका जब मन हुआ आपने पढ़ लिया, नहीं ज़रूरत है नहीं, आवश्यकता के अनुसार हम इसमें कार्य करते हैं। आगे चलिए 39। एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? बंगला का, संस्कृत का, लैटिन का, ऑल का। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा? एक ही ऑप्शन सही है, वही हमेशा की तरह, सी ऑप्शन यहाँ पर, लैटिन भाषा। 39 में आपका सी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए 40 पे देखते हैं क्या है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है या किसका कथन है? मानव की संपूर्णता का जो प्रकटीकरण है वही शिक्षा है, किसका कथन है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, सुकरात का, विवेकानंद का। आपको लग रहा है क्या सही है? ध्यान से देखिएगा तभी बताइएगा, कोई जल्दी नहीं, ताकि सही करिए। तो मानव की जो प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? क्या लग रहा है आपको? एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो है डी है, विवेकानंद। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 41। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक सतत प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, तीनों मतलब ये उपयुक्त तीनों, ऊपर के तीनों। तो शिक्षा के बारे में देखा जाए तो ये एक सतत प्रक्रिया है, हाँ है, विकासात्मक है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। एक इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं। मात्र शिक्षा होना ही होता है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शिक्षित होना ही होता है, ज्ञान अर्जन करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, की ऑल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ये एक ऑप्शन नहीं है। मात्र शिक्षित होना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आपको शिक्षा दी जा रही है तो सिर्फ आप शिक्षित हो जाओ, ABCD पढ़ने लगो, इसलिए नहीं दी जा रही है। तो बाकी ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 43 पे। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों, प्राकृतिक निरंतर और प्रगतिशील विकास है। अरविंद घोष जी ने कहा, प्लूटो ने कहा, महात्मा गांधी, पेस्टोलॉजी ने कहा। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर और एक प्रगतिशील विकास है। तो ये जो कथन है ये पेस्टोलॉजी जी ने कहा है। तो 43 में डी ऑप्शन बेस्ट होगा। क्लियर? आगे आइए, वैदिक युगीन शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन से थे? गुरुकुल, ऋषि आश्रम, टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ऑल। तो वैदिक युगीन शिक्षण की जो संस्थाएं थी, वैदिक युग की जो शिक्षण संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूट जो हुआ करते थे, इसमें ऑल है। ये सारे के सारे उस समय हुआ करते थे। लिखने को आ जाए तो लिख लो, अति लघुत्तरी में आए तो लिख लो, ऑप्शन में आए तो आप चूज कर लो। ये मैंने खुद बनाया पूरा, मतलब पूरा ले लिया कि ऑल में आप सब जानते रहो कि ये सारे के सारे उसमें आते हैं।
ठीक है, मैं कई अलग पर्पज से आपको इसको करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए 45, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य शिक्षा केंद्र कौन सा था? काशी और प्रयाग, कन्नौज, अयोध्या, मिथिला, दोनों की कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बोथ ऑप्शन सही है, काशी प्रयाग भी था, कन्नौज भी था, अयोध्या और मिथिला भी था। आगे चलिए नेक्स्ट, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? प्राथमिक, उच्च की दोनों की कोई नहीं। तो वैदिक युग में जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर बांटा गया था वो दो था, एक प्राथमिक था, एक उच्च था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 47, वैदिक युग की उच्च शिक्षा की उपाधि, एक सेकंड सॉरी, वैदिक युग की शिक्षा की उपाधि स्नातक, वशु, रुद्र, आदित्य की ऑल। तो क्या लग रहा है आपको क्या सही होगा? ध्यान से फिर से पढ़ रही हूँ। वैदिक युग की उच्च शिक्षा की उपाधियां जो थी वो यहाँ पर ऑल है, स्नातक, वशु, रुद्र, आदित्य। एक 12 वर्ष, 4 वर्ष, एक वेद का ज्ञान, 2 वर्ष, 2 वेद का ज्ञान, 3 वेद का, 4 वेद का, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 48 क्या दिया गया है? 48 है, वैदिक काल में शिक्षण विधियां क्या थी, टेक्निक क्या था, कैसे पढ़ाते थे, प्रवचन के द्वारा व्याख्या देते थे, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद करते थे कि सभी? तो आपको पता है कि ये सारे कार्य उस समय हुआ करते थे। ऑल ऑप्शन यहाँ पे 48 का भी डी ऑप्शन सही है। डी की हैट्रिक हो रही है बार बार, खुलई। देखते हैं नेक्स्ट 49, वैदिक युग परीक्षा कैसी होती? लिखित, मौखिक, दोनों, कोई नहीं। क्या होता था उस समय? लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ मौखिक कार्य होता था। प्रश्न है, वैदिक युग में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी? शुल्क लिया जाता था, निःशुल्क थी कि दोनों? आपको पता है कि सारा कुछ जितना भी काम होता था सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए आपका प्रश्न, चलिए 2 बार पढ़िए। पहले तो आपको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। आपके सामने एक सिंपल सा प्रश्न है, शिक्षा वह है जो संपूर्ण जीवन को पूर्ण सरकार के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है, या कथन किसका है? तो मैंने आपको बोला था कि कथन वाले जो प्रश्न है, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एजुकेशन फर्स्ट का मैंने दिया था, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था उसमें कि जो कथन वाले हैं, जो विचार वाले प्रश्न हैं, उनको मत छोड़िएगा। तो यहाँ पर है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सरकार नहीं, यहाँ पर संपूर्ण सत्ता होगा। ठीक है, जो ये संपूर्ण सरकार लिखा हुआ है यहाँ पर संपूर्ण सत्ता होगा, सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है, शक्ति होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर जी की कोई नहीं। तो जो प्रश्न आपको दिया गया है और जो उत्तर इसका सही है वो सबको पता है कि सी ऑप्शन सही है। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको, ये कथन उनका है, उनके द्वारा दिया गया। एक प्रश्न 1 नंबर आपका हो गया, 1 नंबर गेन। कई बार हमने इसको रिवीजन भी किया है। चलिए आइए दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? ये मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, गीजू भाई बधेका, इनके द्वारा लिखित इसमें से कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, माँ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो यहाँ पर ये 4 बुक आपको दी गई है। 4 में कह रहा है कि गीजू भाई जी ने कौन सी किताब लिखी हुई थी, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर है ध्यान क्या रखना है कि राइट आंसर यहाँ पे है प्राथमिक शाला में शिक्षा, तीसरा ऑप्शन सही है। फटाफट करेंगे, टाइम कम काम ज़्यादा। ठीक है, तो 2 नंबर मिल गया, सबको मिला। चलिए आइए नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण शिक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980, 1986, 1989, 1988। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कब हुआ पर्यावरण शिक्षण अधिनियम लागू हुआ? कब लागू हुआ? डेट भी बोला था, उसमें मैंने कहा था कि डेट भी याद रखिएगा। आपका जो पेपर 1 पेपर 2 इसमें डेट जो भूला वो गया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 सही तो आपका नंबर सही, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा? देखिए, तो राइट आंसर तीसरे का यहाँ पर पता है क्या होगा? आपको पता है कि बी ऑप्शन सही है, 1986 करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? नो। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? विमल, पहला ऑप्शन, रामचंद्र वर्मा, दूसरा ऑप्शन जिमरन नाम है इनका, तीसरा ऑप्शन और ऑनबर्ग। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट किसने लिखा है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट फास्ट, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बताइए। तो आपको बताना चाहती हूँ कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जिमरन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? उदारीकरण, संतुलित विकास, निजीकरण की ऑल? क्या होगा? अच्छा प्रश्न है,
इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। ये वाले प्रश्न थे ना, मेरे साथ बगल में एक कॉपी लेके बैठा करिए, वन लाइनर में तुरंत लिखा करिए। वैश्वीकरण का उद्देश्य ये इज इक्वल, मतलब पूरा जैसे वन लाइनर लिखते हैं वैसे, तो आपका प्रश्न भी तैयार हो जाएगा, राइटिंग भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी हो जाएगा। लिखते हैं जब हम चीज़ों को तो हमें ज़्यादा याद होती है, होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ है। चलिए बताइए 5th में क्या होगा? वैश्वीकरण का उद्देश्य सबको पता है कि ऑल ऑप्शन होगा। उदारीकरण भी होता है, संतुलित विकास होता है और निजीकरण भी होता है। 5 हमने कर लिया, 7 मिनट में 5 बहुत है। चलो नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? परि प्लस आवरण, पारि प्लस आवरण, परा प्लस वरण, परि प्लस आवरण। बताइए, इंपॉर्टेंट है, मैंने कई जगह से मिक्स लिया हुआ है, एक जगह का नहीं है, हर जगह का मिक्स है। मिक्स्ड पढ़िए, ठीक है, तो सही रहेगा कि हर सेक्शन का तैयार हो जाएगा। बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए, ठीक है। मेरे फेवरेट जितने भी बच्चे हैं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मेरा फेवरेट कौन है सबको पता है, आप लोग अपना अपना जानते ज़रूर हैं। सारे बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं फेवरेट है वो ख़राब है, सब अच्छे हैं, लेकिन सबको करना है, ठीक है। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर सबको पता है कि आपका डी ऑप्शन सही है, परि प्लस आवरण, ठीक है। 4th में क्या होगा? 6th में क्या होगा? 6th में डी, परि प्लस आवरण। आगे आइए, प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? पल्यूट से, प्रदूषण से, पॉपुलेशन से, पॉल्यूशन से। 7 प्रश्न पे हम पहुंच गए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए फटाफट, डू इट फास्ट, आंसर करिए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मैं एक दिन सोच रही हूँ फ्रेंड्स, आपको कथन वाले जो प्रश्न है थोड़ा वो अब दे दूँ, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके रखा हुआ है, कथन के प्रश्न है, मैं आपको सोच रही हूँ कि अब मैं आपको दे दूँ ताकि आप उसको याद कर लें पहले से, तो आपको वो क्लास मिलने वाली है। और मेरा एक शेड्यूल भी सोच के रखा है कि अगर टाइम मिल जाता है तो मैं आपको संडे को सुबह 10 बजे से आपकी क्लास को स्टार्ट करूँगी। 10 से लेके 10 बजे, फिर आपको एक क्लास 11 बजे, फिर एक क्लास आपको 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, कॉन्टीन्यूअस आपकी उस दिन जो है 7 सब्जेक्ट है। तो मेरी प्लानिंग तो है कि उस दिन मैं आपको 7 क्लास सिर्फ आपकी दूंगी, फर्स्ट वालों की नहीं अपलोड करूंगी कोई भी क्लासेस। लाइव का वक्त मिला तो लाइव आऊँगी, क्योंकि इस समय अभी तो फिलहाल गई नहीं हूँ, घर पर ही हूँ, तो आपको लाइव भी होगा तो लाइव दे दूंगी, नहीं तो 7 क्लास उम्मीद है कि मैं आपको संडे को दूंगी। तो संडे का वक्त आपका आधे घंटे की क्लास आपको मिलेगी और ये 7 क्लास आपको मुझे देनी होगी, ठीक है। मुझे 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा मुझे उसको 2-3 घंटे में व्यूज़ चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके इस तरह की क्लासेस ला पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगी, तो मेरा भी सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। आपके सपोर्ट से हम हैं और मेरे सपोर्ट से आप भी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सही बातें और अच्छे प्रश्न करवाने की कोशिश में हूँ, तो वक्त लगता है फ्रेंड्स। चलो पहले आ जाओ प्रश्न पे, कितनी बातें आप लोगों से कहनी पड़ती है ना। चलिए कोई बात नहीं, छोटे हैं सब, सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। बताइए प्रदूषण का अंग्रेजी में किस शब्द से बना है? तो पता है कि पॉल्यूशन से बना है, ठीक है। 4th होगा, 7th में 4th। नेक्स्ट, पर्यावरण वह शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है, कथन किसका है? बताइए। पर्यावरण एक ऐसी शक्ति है, पावर है, जो मानव को प्रभावित करती है। रॉस का, डसबर्ड का, विलियम का और नन का। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट फास्ट। कथन के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए पर्यावरण वह शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है, तो हाँ करती है, ये बात सच है। और राइट ऑप्शन है रॉस ने। ये CDP में भी आपको मिल जाएगा, टेट में भी आपको मिल जाएगा, इन्वायरमेंट में भी आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई सारे सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब हुआ? 1990, 88, 89 और 80। बताइए क्या होगा? आप बताइए, 9th का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन, डेट मैंने बोला है, डेट आप बिल्कुल नहीं भूलेगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपको बता देती हूँ, ए ऑप्शन है 1990, ठीक है। 9th में आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे आइए, ओजोन संरक्षण से संबंधित वियना सम्मेलन कब हुआ? ये टेट में भर भर के है, टेट में इतना ज़्यादा ये वियना सम्मेलन है, इतना ज़्यादा आप EVS की नोट्स में इसको नोट्स करेंगे, बनाएंगे। अगर मेरे साथ पढ़ाई हुई आपकी टेट की तो मैं अपनी नोट्स तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत क्लियर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि मैं इतना नोट्स नहीं बनाती थी, ठीक है। मैं बुक से ही और भी जो भी करती थी, लेकिन नोट्स देखेंगे, जो भी शेयर हो पाएगा कर देंगे या तो टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो आप देखना, इतना सम्मेलन है कि कुछ कहने को नहीं। डेट कहाँ हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, बहुत कुछ है EVS में। तो यहाँ पर ये उसी से आया हुआ प्रश्न है और आपके जो है पेपर में भी है। तो बताइए,
ओजोन संरक्षण से संबंधित वियना सम्मेलन कब हुआ? 1987, 1985, 1999, बोथ ए और सी। बताइए, ध्यान से प्रश्न करिएगा। बताइए, आपको बता दूं जो ये प्रश्न आपका दिया गया है ना 10th वाला, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, नया भी है, आप हो सकता है ना भी पढ़े हों, गलती भी करेंगे आप, तो आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बी ऑप्शन सही है, 1985। ठीक है, ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलन किया गया था, वियना सम्मेलन कहते हैं, जो कि 1985 में हुआ था। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई? 1970, 85, 90, 75। बताइए, गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत कब हुई? 11 प्रश्न पे हैं, लगभग 11 मिनट भी हो रहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा 12th में, क्या होगा फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। प्रश्न 2 बार पढ़िएगा, तब आप गलती नहीं करेंगे। बताइए, तो यहाँ पर जो 11th प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका बता दूं 1985 इसका राइट आंसर है। शुरुआत होना, पारित होना, दोनों में फ़र्क होता है। आगे आइए, जल संचयन की आधुनिक विधि, पानी को स्टोर करने की एक अच्छी विधि कौन कौन सी हो सकती है? गड्ढा विधि, मतलब गड्ढा पिट जिसको कहते हैं ना, गड्ढा को खोद के पानी को स्टोर करके रखना, वो सब। सीढ़ीदार खेत बनाने की विधि, बांध को बना के करना, या ऑल। बताइए क्या होगा। 12th पे आइए, सबको पता है, अच्छा प्रश्न है और सबको समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही है, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, इसके तीनों के थ्रू हम पानी को स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, अब तो स्कूलों में होता है ना कि आपने वो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेफ्टी का बनाया है कि नहीं बनाया, जैसे टैंक बनता है घर में, सेफ्टी टैंक बनता है ना, तो वैसे स्कूलों में भी जो है ऐसे वाटर कंजर्वेशन के लिए टैंक बनता है। अगर ये सब नहीं रहता है तो मान्यता जल्दी नहीं मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, इसीलिए अब ये भी वहाँ पर फैसिलिटी के तौर पर होना चाहिए कि बरसात का पानी आपके यहाँ रुकने की जगह वगैरह सब बनाया गया कि नहीं बनाया गया, तो ऐसे स्कूलों में बनवाया जाता है। अब जितने भी नए स्कूल बनते हैं, जब पुराने वहाँ पर फिर वो पिट बनवा के सब बनवा, वरना मान्यता जल्दी नहीं देते। मान्यता के कैंप, जैसे मान्यता जब मिलती है तो उनका भी एक मैनिफेस्टो होता है कि आपके स्कूल में ये चीज़ होगी तभी मान्यता देंगे, तो वो चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली सावक फिल्म थी, कौन सी थी? अलामारा, कृषाण कन्या, राजा हरिश्चंद्र, ए और सी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से पढ़ के समझ के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आज पढ़ ले मेरे साथ। भारत की पहली सावक फिल्म थी, क्या थी? अलामारा थी, कन्या, किसान कन्या, हरिश्चंद्र। आपको पता है कि ए ऑप्शन सही, अलामारा। ठीक, देखिए ध्यान रखना, 13 में क्या है? अलामारा, ये पहली सावक फिल्म थी। नेक्स्ट, भारतीय भूमि की समस्या, जो भारत की, इंडिया की लैंड भूमि, क्या क्या प्रॉब्लम है इनकी, मेनली इनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं? मृदा अपरदन, बंजर भूमि, उर्वरता में कमी की ऑल। क्या लग रहा है आपको क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे अभी के समय में दिक्कत हो रही है वो आप देख सकते हैं, मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पहला रीज़न। बंजर भूमि हो रही है, ये भी हाँ बहुत है। भूमि जब जब जूम खेती नहीं करेंगे या पलट पलट के खेती नहीं करेंगे, फसल चक्र का नियम नहीं लगाएंगे, तो फिर बंजर भूमि होने लगेगी। और यहाँ पर इसीलिए ऑल ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, 14th का डी ऑप्शन सही है कि ये सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। आगे आइए, नेक्स्ट, डीडी ज्ञान दर्शन की शुरुआत कब हुई? वो डीडी नेशनल जो है आता था, अभी भी आता है, पहले मैच वगैरह उसी तो देखते थे, कहाँ ये सब कुछ था। तो पहले मैच है, और वो एक गाना वाला कोई शो आता था रात में, शनिवार और इतवार को, याद नहीं है, इतवार और रविवार को आता था। बहुत सारे कार्टून भी आते थे, सब कुछ आता था कि नहीं आता था इसी पे। तो वही सा शक्तिमान जो आता था, शक्तिमान करके आता था, बहुत देखते थे, अच्छा भी लगता था, तो वो सब इसी पे तो देखते थे, कहाँ बहुत सब कुछ पहले सुविधा थी। तो डीडी ज्ञान दर्शन की शुरुआत कब हुई? 2005, 2000, 1999, 1986। बताइए 15 में क्या होगा। तो 15 में जो प्रश्न यहाँ पे पूछा था, डीडी ज्ञान दर्शन की जो शुरुआत हुई है, तो 15 के लिए आपको बता देती हूँ, राइट आंसर आपका 2000 होगा। 2000 में ये पूरी तरीके से, मतलब इनकी शुरुआत अच्छे से हो गई थी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, बंगाल और गुजरात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहा है? बताइए, फटाफट आंसर करिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? आप किसको कहते हैं? एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इतने प्रश्न को यहाँ पर आज मेरे साथ करिएगा कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो किसी भी कीमत पर, क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन आप नहीं गलत हो सकते, इतना अडिग होकर इस चीज को आज मेरे साथ आप यहाँ पर करिएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको पता है चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है नालंदा। अब आपको इससे करना क्या है, यहीं बगल में आप जो है बौद्ध का था तो वैदिक कालीन का भी लिख लीजिए, मुस्लिम कालीन का भी यहीं बगल में लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट, इनमें से कोई नहीं, क्लाइव और कार्नवालिस। बताइए
क्या होगा राइट आंसर? आपको क्या लग रहा है, आप क्या सही बताना चाहते हैं बताइए। कि भारत में जो आधुनिक जन्मदाता है वो है चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छनई का सिद्धांत प्रतिपादित किया। छनई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन लाया? तो छनई का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित ऑकलैंड ने, मैकॉले ने, एडम स्मिथ ने और न्यूटन ने। आप सभी को यहाँ पर पता है इस प्रश्न को हमने बहुत टाइम किया है, मेनी टाइम्स किया है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ राइट आंसर है लॉर्ड मैकॉले। विच ऑप्शन इज बेस्ट? सी ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज लॉर्ड मैकॉले ने ये चीज़ ले आई थी। छनई का सिद्धांत जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ। छनई का सिद्धांत ये सिद्धांत था जिसमें ये बात कही गई थी कि आप ऊपर के 10 लोगों को पढ़ाओ, उच्च वर्ग के 10 लोगों को पढ़ाओगे तो उन 10 लोगों से जो शिक्षा है, जो शिक्षा रूपी धन है, वो छन छन के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंच जाएगा। यही था छनई का सिद्धांत जो लॉर्ड मैकॉले लेके आया था। क्लियर? चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म आपने पढ़ा है। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का जो केंद्र बिंदु, जो मेन सेंटर्ड पॉइंट होता है जिस पे ये बात करते हैं, जिस पे ये टिके हुए हैं, जिस पे ये ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ें क्या हैं? शिक्षक पे करते हैं, पाठ्यक्रम पे करते हैं, शिक्षार्थी पे करते हैं कि विद्यालय पे? इनका मेन एजम्पशन या मेन फोकस इनका किस पॉइंट ऑफ व्यू पे रहता है आदर्शवाद का? बताइए। आदर्शवाद किसको सर्वोपरि मानते हैं ये भी आप कह सकते हैं। सेंटर में कौन है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर शिक्षक है। इन्होंने शिक्षक को सर्वोपरि रखा है। इन्होंने उनको मार्गदर्शक करता या सुगम करता, इनके बेसिस पे इन्होंने इसको शिक्षक को सर्वोपरि रख लिया है। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? इनमें से एक ऐसा कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? सुकरात नहीं है, हीगल नहीं है, प्लेटो नहीं है, डीवी नहीं है। जॉन ड्यूवी इनका पूरा नाम है। जी बताइए, इनमें से कौन सा एक आदर्शवादी नहीं है? फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कुछ सिमिलर नेम और लिख लीजिएगा आदर्शवादी के साथ जो प्रकृतिवादी थे, प्रयोजनवादी थे, उनके भी, क्योंकि हो सकता है कि आदर्शवाद का आपसे पूछा गया है तो फ्रेंड्स उनको भी पूछने में देर नहीं लगाएंगे ये लोग। तो आपको एक सेटअप समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे प्रश्न आएगा और आप कर सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही लग रहा है। एक इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आदर्शवादी नहीं है? तो आपको बताना चाहती हूँ कि हीगल यहाँ पर नहीं है, बाकी सुकरात जी, प्लेटो जी और जॉन ड्यूवी जी, ये तीनों के तीनों लोग एक आदर्शवादी आइडियलिस्ट पर्सन हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेकेंड फ्रेंड, सॉरी, ये जॉन ड्यूवी नहीं होगा बल्कि ये तीनों से ही है। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अभी याद, चलिए अभी याद आ गया इसीलिए। नेक्स्ट आइए, ठीक है। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? इनमें से कोई 4 ऑप्शन में से एक बंदा ऐसा है जो प्रकृतिवादी है, वो है स्पेंसर। ठीक है, प्लेटो, सुकरात ये अलग है, ये यहाँ पर आपको देख ही रहा है। ठीक है, तो ये सब आदर्शवाद में आ जाएंगे। आगे आइए, चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। बताइए, प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं? जो प्रकृतिवादी थे वो किस प्रकार के अनुशासन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं या ज़्यादा बातें करते हैं? ये दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? आंसर करिए फटाफट, मुझे सभी का आंसर चाहिए। आप सभी आंसर बताइए कि 7वां प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया उसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकृतिवादी किस प्रकार के डिसिप्लिन की बात करते हैं या उनमें वर्क करते हैं या सबको पालन करने के लिए कहते हैं? तो प्रकृतिवादी जो है बहुत ही फ्री नेचर के थे, वातावरण में घूमना, घुमंतु टाइप के, कह सकते हैं कि इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो प्रकृति का मतलब स्वतंत्रता, तो इनका जो अनुशासन था वो मुक्तात्मक अनुशासन था। ठीक है, मुक्तात्मक अनुशासन के तरह ये थे, उन पे कार्य करते थे, लोगों को भी कहते थे जो इनके इस प्रकृतिवादी के साथ चलते थे या उनका अनुयायी थे या बातें उनकी मानते थे। क्लियर? आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, विद्यालय को समाज का लघु रूप कहते हैं। देखिए आपको ये प्रश्न बहुत मिला है, एक जगह विद्यालय मिलता है कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है, एक जगह परिवार मिलता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी गलत भी देखने को मिला हुआ है क्योंकि कई जगह आपको विद्यालय दे दिया, कई जगह आपको परिवार दे दिया, दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। परिवार और व्यक्ति वाले में भी देखने को मिली। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो तीन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है यहाँ पर कि विद्यालय को समाज का लघु का मतलब क्या होता है कि एक छोटा रूप, तो किसको कहते हैं? विद्यालय को समाज का जो लघु रूप कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है?
आदर्शवादी को, प्रयोजनवादी को, प्रकृतिवादी को, मानवतावादी। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही है? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो भी सी ऑप्शन है जो कि प्रयोजनवादी। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देखिए राइट क्वेश्चन आपके सामने है। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। विवेकानंद जी ने जन शिक्षा यानी कि जन मतलब लोग यानी कि गण यानी कि समूह, ठीक है, लोगों का समूह एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उन्होंने उनके लिए एक संस्था को स्थापित किया था। तो वो ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था या वेदांत समाज था। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही होगा जरा बता सकते हैं? बताइए आप सभी लोग, आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। विवेकानंद जी ने को किसकी की? विवेकानंद जी ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? आपको आंसर करना है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका एक ही आंसर बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है रामकृष्ण मिशन। तो यानी कि 9th का बी ऑप्शन सही होगा। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं। टैगोर जी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने के द्वारा जो रचित पुस्तक थी वो क्या है? इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी है। आपको यहाँ पर सामने 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक बताना है। हिंदी स्वराज, शिक्षा दर्शन, गीतांजलि, उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसके लिए सही होगा, किसको आप कहेंगे कि कौन सा सही है जो टैगोर जी के द्वारा एक रचित रचना है। तो प्रश्न आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कई बार आपने देखा है, राजा ने भी आपको मिला था। इसका जो सही आंसर है वो है गीतांजलि। गीतांजलि जो किताब है, पुस्तक है, वो टैगोर जी के द्वारा रचित है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पर है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये किस जगह पर की थी? तो ये आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई बम्बई, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी जो है बोलपुर। जी बताइए, आप लोग बताइए कि आपका यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा, उस स्थान का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसको यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी शांति निकेतन की। तो जो फ्रेंड आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है 11th का, उसका राइट आंसर डी ऑप्शन है बोलपुर। ठीक है, क्या है डी ऑप्शन है? वो है बोलपुर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? गिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है, गिजू भाई बधेका, इनके बारे में कई सारा प्रश्न आता है। इनके बारे में एक प्रश्न ये आता है, मूंछों वाली माँ। मूंछों वाली माँ के नाम से गिजू भाई जी बहुत फेमस थे और गिजू भाई को छोटे बच्चे मूंछों वाली माँ के नाम से उनको पुकारते थे। जो कि प्रश्न आपको ये टेट में और सीटेट में बन जाता है कि गिजू भाई मूंछों वाली माँ से किसको संबोधित किया था बच्चों ने, तब आपको बताना होगा गिजू भाई बधेका। ये इसके नाम से प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर आ गया तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी और शायद मैंने आपको ये बात किसी और भी वीडियोस में बताई हुई है। देखिए यहाँ पर है, गिजू भाई जी का जन्म स्थान क्या है? दिल्ली है, कानपुर है, जयपुर है और महाराष्ट्र का चित्तल है। चित्तल जगह का नाम है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले आप बताइए, फिर मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पर जो आपके सामने 12th प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है, गिजू भाई बधेका जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र राज्य के एक चित्तल से ग्राम, चित्तल नाम का कोई ग्राम था, स्थान था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं वो कौन है? तो रूसो साहब है, फ्रोबल साहब है, हरमानटेसी है और हर्बर्ट है। जी बताइए राइट आंसर आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं 13 का, जरा बताइए। मुझे भी प्रश्न नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। चलिए आपको पता ही है कि वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है फ्रोबेल साहब। किंडरगार्टन का शब्द, ये प्रणाली, उनके बारे में, बच्चों का बालोद्यान, ये सारे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, शब्द हैं कह सकते हैं, उनको फ्रोबेल ने दिया है। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं 14 प्रश्न में। देखिए आपके सामने क्या कहा जा रहा है। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, मतलब आप बच्चे को खुद करके सीखने के लिए उसको मौका देंगे। जब आप उसे खुद करने का चांस नहीं देंगे, पका पकाया सब कुछ खिला देंगे, तो वो चीज़ उसके लिए लाभदायक नहीं होगी। इसलिए शिक्षक स्वयं या कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। या कथन किसका है? क्या कहा जा रहा है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तो ये प्रश्न किसने बताया है, ये कथन किसने कहा है? तो जो 14 प्रश्न आपके सामने, ये ध्यान रखना है आपको, ये मांटेसरी जी का कथन है। ध्यान रखिएगा, मैडम मारिया मांटेसरी जी का कथन है, जो कि इनसे इनके कथन के प्रश्न बड़े ज़्यादा आते हैं। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं 15 प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है,
सामाजिक शिक्षा जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, मैंने आपको कथन की एक वीडियो दी हुई थी जो मैंने खुद से हाथ में लिखा था, डायरी के पन्नों में वो लिखा हुआ है, टाइम था मेरे पास तो मैंने लिख दिया था, जहाँ पर आपको कथन वाले सारे दिए थे कि किसने क्या कथन कहा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर से आप देख लीजिएगा। अब 15 प्रश्न बताइए क्या होगा? शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है? लापियर का है, गांधी जी का है, मैकाइवर का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का। आपको क्या लगता है कि आप क्या बताएंगे 15th क्वेश्चंस के लिए? तो फ्रेंड्स, जो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसका एक ही आंसर बेस्ट है, वो है मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर पेज इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कथन के बारे में कहा है। 16 आइए, समाज की सबसे छोटी इकाई, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, वो प्रश्न यहाँ पर आ ही गया। देखिए यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं देखा। मैंने कई किताबों में देखा कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विद्यालय होती है कि परिवार होता है कि व्यक्ति? तो मेन आंसर में तो जो हमें लग रहा है वो व्यक्ति लगता है, क्योंकि व्यक्तियों से परिवार बनता है। फिर लेकिन आप देखें, मैंने कई जगह इस चीज़ को देखा कि परिवार को ही सही माना। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा कंफ्यूजिंग, इसका सोल्यूशन नहीं दिख पाया, हर जगह अलग अलग बताया गया है। मैंने कई जगह इसको चेक किया, कई क्रॉस चेक किया, तो बहुत सारे परिवार टिक को किया है, बहुत सारे को व्यक्ति टिक किया है। तो ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसको हम भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं, जो भी आपको सही लगेगा टिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग है। हर जगह परिवार को टिक कर रहा है और लेकिन सही क्या लग रहा है कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो है व्यक्ति होती है, क्योंकि व्यक्तियों से समाज बनता है। ठीक है, व्यक्तियों से समाज बनता है, लेकिन कहीं पर व्यक्ति को नहीं टिक किया, एक दो जगह टिक किया गया है कि हाँ व्यक्ति सही है, अदरवाइज हर जगह परिवार दिख रहा है। तो इस चीज़ में एक डाउट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर। वैसे मैं चाहती हूँ कि यही आपके पेपर में ये ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत गलत हो जाएगा। आधे बच्चे व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे, आधे बच्चे परिवार का सपोर्ट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 17 देखते हैं। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति के लघु रूप का होना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? जो नव विद्यालय को पूरे सिर्फ समाज का ही, पूरे संसार का नहीं, पूरे मानव जाति के लिए लघु रूप में होना चाहिए। जो प्रश्न आपसे यहाँ पे 17 पूछा गया है, ये जो कथन है ये टीपी ननन का है। किसका है? टीपी नन जी ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से? जो स्कूल शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? स्कूल शब्द है वो शब्द कहाँ से बना है? तो आपको इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनसे पूछ लेगा कि किस भाषा से बने हुए हैं, तब आपको ये प्रश्न बताना होगा। तो फ्रेंड्स, जो इस प्रश्न का आंसर है वो है लैटिन भाषा। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन से प्रकार के कार्य संपादित करता है? जो विद्यालय होता है वो कैसे कैसे प्रकार के कार्यों को कर सकता है? संरक्षण के कार्य को, निष्पक्ष के कार्य को, प्रगतिशील कार्य को, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा 19th का? आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज? आपको आंसर करना है। आप लोग बताइए कि आपको यहाँ पर क्या सही लग रहा है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो कार्य तो सारे हैं, लेकिन जो इस प्रश्न के लिए सुटेबल और सही प्रश्न आंसर है वो है प्रगतिशील कार्य। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रगतिशील कार्य। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बदली विद्यालय से होती, कथन किसका? बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी राष्ट्र की उन्नति, डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे विधानसभाएं हैं, बहुत सारे वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री वगैरह बनी हुई है, बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, काम हो रहा है, लोग बेरोजगार नहीं खा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र की उन्नति नहीं हो रही। राष्ट्र की उन्नति वहाँ पर जहाँ पर विद्यालय का विकास ज़्यादा है, विद्यालय अच्छे हैं, पढ़ाइयाँ अच्छी हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, बालकृष्ण जोशी जी का, ब्लेड का, क्या है? ब्रेडले और नन का। बताइए। और इसको कहा है राधाकृष्ण जी ने। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ये कथन कहा है। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं 21 पर। आपके सामने प्रश्न है, आपको आंसर करना है। जी देखिए 21 में है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए। विद्यालय यानी कि स्कूल, समुदाय दैट मीन कम्युनिटी, तो दोनों के बीच में एक सशक्त सा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत के एक लघु समुदाय में आता है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए है। समुदाय और विद्यालय अलग अलग है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो है शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। 22 बताइए राइट आंसर आपको क्या लग रहा है। देखिए, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखेगा। राज्य जो है स्पेशल रूप से
जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको उनकी शिक्षा के लिए उनके जो आर्थिक फैक्टर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काम ज़्यादा करेगा। तो यह संविधान की किस धारा में वर्णित है, संविधान की किस धारा में ये चीज़ लिखी गई है। तो फ्रेंड्स जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 में ये सारी बातें वर्णित की गई। आगे आइए, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित है वे कौन से मूल्य कहे जाते हैं। मतलब क्या जो मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ है, ये लास्ट के चैप्टर से प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व की, पूरे होल कंट्री की, पूरे यूनिवर्स की जो प्रगति है वह भलाई से संबंधित है, वो कौन से हैं या कौन से मूल्य कहलाते हैं। तो सत्य है, संपूर्ण है, वैश्विक है, कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन बताया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है वैश्विक, क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्रगति की बात हो रही है। तो वैश्विक यहाँ पर मूल्य जो शब्द है वो यहाँ पर सही है। आगे आइए 24 पे चलते हैं। एनसीईआरटी ने कितने मूल्य को स्वीकार किया। अच्छा एक प्रश्न है, 83 में, 82 में, 80 में, 84 में, क्या बताएंगे आप। एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो है 83। ठीक है, आपको कहीं कहीं ये 84 पे दिखेगा कि, लेकिन मेनली जो लिखा हुआ मैंने काउंट किया वो 83 मिला हुआ है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, मूल्य वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज के बारे में क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर में क्या करते हैं। दर्शित, नियंत्रित, प्रेरित, उपयुक्त सभी। बताइए आपको क्या लग रहा है सही। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी, क्योंकि वो हमें प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। आज की इस क्लास में हम कोठारी आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों पेपर में आएगा, पहले वाले में भी आएगा, दूसरे वाले में भी आएगा। कोठारी कमीशन का, कोठारी कमेटी को कब फॉर्म किया गया था, कब ये फॉर्म हुई थी। तो इसका एक आंसर है जो आपके एक प्रश्न का 1 नंबर का बनेगा अति लघु उत्तरीय में, वो है 14 जुलाई 1964। राइट आंसर 14 जुलाई 1964। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर है, एक एक करेंगे। कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग को अदर किस और नेम से हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्या क्या जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से। तो अब अगर प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, सवाल ही नहीं उठता। आइए आगे चलते हैं। तीसरा आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है। हर एक जितनी भी कमेटी बनी है, आपको ये जो पेपर जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, इसके सेट ऑफ पैटर्न को सोचने का प्रयास करिए कि मैंने क्या सोचकर चूज़ किया है। कि अगर कोठारी आयोग में ये इंपॉर्टेंट है तो राधा कृष्ण आयोग में भी इंपॉर्टेंट होगा, मोदालियर में भी यही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये अगर आप एक पेज में लिख रहे हैं तो बगल में यही सेम क्वेश्चन आपको आइडिया हो जाएगा, और एक पेज में आप उसका लिख लेना, एक पेज में उसका लिख लेना, 3 टॉपिक तो यूं ही तैयार हो जाएगा। ओके, आइए यहाँ पर है इनके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है, एक ही नाम है, दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, तो GP नाइक, GP नाइक। ठीक है, हाँ GP नाइक, पूरा नाम इनका मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, नाइक साहब याद है, नाइक साहब से मैंने याद किया था, ये चीज़ें मुझे फिलहाल रिकॉल हो गई है, पूरा नाम देख के बता दूंगी। ठीक है, आप लोग गूगल कर लेना। आ जाओ आगे, 5वां प्रश्न आ गया। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे, जो पूरा संगठन देख के सारी बातें किए थे। तो उनका नाम था JF मैकडूगल। ठीक है, क्या नाम था, JF मैकडूगल। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 6वां प्रश्न आपके सामने, कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी, DS कोठारी किस पद पर। जब कोठारी आयोग को फॉर्म किया गया, जब कोठारी आयोग को लाया गया तो DS कोठारी किस प्लेस पर नियुक्त थे, किस पदवी पर थे। एक ही आंसर है, दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तत्कालीन अध्यक्ष थे। UGC का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था एक बार, 2 बार प्रैक्टिस करवाई थी, UGC का फुल फॉर्म बताया था। आप मुझे कमेंट करके फिर बताएंगे कि क्या होता है, सारे बच्चों का चाहिए, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि कोठारी आयोग जब बन रहा था तो DS कोठारी किस पद पर थे। एक ही आंसर है, किस पे थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, के तत्कालीन क्या थे, उस समय के अध्यक्ष थे। आइए आगे, 7वां देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो कंफ्यूजन आपको होती है, देखिए
आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पर कई कमेटियाँ फॉर्म की गई और सारी कमेटियों का एक ही दायित्व था, एक ही नेतृत्व भी था कि शिक्षा व्यवस्था को एनालिसिस करना, उस पर चेंजेस ले आना और जिससे हमारे भारत का विकास हो। जो आज़ादी के पहले बना है वो भी और जो आज़ादी के बाद बना है वो भी, सबका एक ही मोटो था। ठीक है, आपका जैसे मोटो प्राइमरी में नौकरी लेना है, वैसे यहाँ पर भी इनका भी अपना एक काम था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। ध्यान रखिएगा, कभी भी जैसे बहुत प्रश्न आता है, बच्चे कंफ्यूज आप लोग हो रहे थे कि सब पढ़ा तो है, सब आता है, लेकिन ये सब मिल जाता है, हो जाता है ना, बढ़िया वाली एकदम मस्त बेस्ट बिरयानी बन जाती, क्यों, सब उसमें आ जाता है। लेकिन मोटो तो समझ लो कि है क्या, क्यों दिक्कत हो रही, कुछ दिक्कत मुझे लिखना हो तो मैं आराम से जो पेपर को वो लिख कर चली जाऊँ, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार आइडिया हो गया। बस मोटो समझो कि आखिरकार अंतोगत्वा में दो सारे कमिटियां जो बन रही कर क्या रहे हैं वो आप समझ जाओगे। वही ट्रिक पकड़ लो, एक सारे वर्ड को 10-15 वर्ड को चुन लो, अच्छे वर्डों को, ठीक है, उसको लिख लो एक पेज पे कि हमको हर एक अच्छे क्वेश्चन इनको इंक्लूड करना है। लिखने का तरीका सोचो, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। किताबी कीड़ा ना बनो, किताब की चीज़ें वहाँ नहीं याद आएंगी, कभी किसी को नहीं मोटी चीज़ याद आती, इसीलिए एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी पढ़ाने की स्किल में एक बात ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहता है, कहानी नहीं याद रहेगी, एग्जाम्पल याद रहेगा कि उस चीज़ का लिंक उससे कर दिया था। ओके, आ जाओ आगे। हो सकता है कुछ लोगों को ना भी अच्छी लगे ये बातें, कोई बात नहीं, आपको जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण शिक्षा पर बल देने वाला पहला जो आयोग स्वतंत्रता के बाद बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था कोठारी आयोग। इंडिपेंडेंस के बाद, अब ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंस से पहले का पूछ लिया आपसे। आइए आगे, कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे जब ये फॉर्म हुआ था? तो 17 सदस्य थे, 11 भारतीय थे, 6 विदेश के लोग थे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर थे? 17, 11 भारतीय थे, 6 विदेश के थे। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 9वां देखिए स्क्रीन पर है। कोठारी आयोग ने कितने पृष्ठों में प्रतिवेदन तैयार किया था? सब लोग अपना मैनिफेस्टो देते हैं, हर एक गवर्नमेंट आती है अपना मैनिफेस्टो ले आती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, करती कुछ नहीं है, करती कुछ है, कुछ नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। ठीक है, अपना उनका अलग बात है। जो प्रतिवेदन की बात है वो इन लोग में है। अगर कोई बन रहा है, कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो उसको आपको जैसे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, आपको कोई चीज़ लेनी है, महंगी है थोड़ी सी, ठीक है, मतलब 50 के ऊपर जा रही है। एक बार खुद आप मतलब 5-6 बार 6 बार 10 बार सोचोगे, फिर आपको मान लो बजट कम पड़ रहा है, अपने पेरेंट्स से लेना है, तो उनको आप सारा एकदम टेढ़म बताना पड़ता है, क्योंकि तुरंत तो मिलती नहीं है कोई चीज़ें, इतना तो है नहीं जल्दी जल्दी कि तू बस एक बार शाम को बोला सुबह तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार अर्जी लगाओगे वहाँ पे, पापा मम्मी भैया लगाने वाले हो, ठीक है, उसके बाद सोचा जाएगा, मंथन होगा, फिर उसके सामने आप दलीलें पेश करोगे। एक दिन अच्छा इसको लेने से ये होगा, दूसरे दिन इसको लेने से ये होता है कि नहीं होता? सबके घर में होता होगा, ईच एंड एवरी वन। ध्यान रखना, बहुत कोई होगा बिरला तो भाई बात लगे, नहीं तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके यहाँ होती हैं, जो जेन्युइन चीज़ें वही बोल रही हूँ। तो देख लो भाई, तो ये ऐसा होता है ना। तो जब ये लोग आए, तो ये लोग अपनी बात को जब आ रहे हैं तो सरकार के सामने कुछ तो करेंगे, क्या क्या पेश करेंगे। तो वो जो पेश किया था वही ये पृष्ठ है। तो सब ने दिया, एक नहीं दिया, सब ने दिया है। तो राइट यहाँ पर देख लो क्या 18 अध्याय थे और 692 पृष्ठ था। इतना पन्ना था, उसमें इतना अध्याय था। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे 10वां प्रश्न है, कोठारी आयोग में कुल कितनी संस्तुतियाँ थी? ये ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया, पता है, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो उसको, और इसमें से 5-6 ही आएगा, लेकिन हो सकता है आ जाए, 11 इंक्रीज कर दे, कहाँ से क्या पूछ ले, इसलिए दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा, खोज के मैंने इसको लिया हुआ है, आपको सीरीज में नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, ये मेरी खोजी हुई चीज़ है। ठीक, खोजी नेचर बनाओ, खोजो। आ जाओ, कोठारी आयोग में कुल कितनी संस्तुतियाँ थी? तो यहाँ पर 23 संस्तुतियाँ थी। आगे आइए, चलो 11th, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? कब ले जाकर भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को अपना प्रतिवेदन इन्होंने सौंप दिया था कि ये लीजिए मेरा है, पढ़ लीजिए, फिर आप बताइएगा। तो 29 जून 1966, 29 जून 29 जून 1966। आगे आइए, कोठारी आयोग ने अपना रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत किया था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्या नाम था इनकी रिपोर्ट का? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। आगे आइए, चलिए, अच्छा नाम था, नाइस नेम। 13वां प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा था? तो MC छागला को। नाम क्या था? MC छागला। आगे आइए,
14वां देखिए, वह कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दी थी। एक ऐसा कौन सा आयोग का गठन किया गया था जिन्हें सामाजिक बदलाव को नेतृत्व करते हुए केंद्रित करते हुए अपनी सिफारिशों को वहां पर पेश किया था, जिसमें सामाजिक पहलुओं को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग। किसकी बातें चल रही? कोठारी आयोग की। तो राइट आंसर कोठारी आयोग। ठीक है, आगे आते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी वो कौन सा आयोग था? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इन्होंने तीनों स्तर पर शिक्षा का विकास किया था, तीनों के लिए दलीलें पेश की थी और राइट आंसर यहाँ पर कोठारी आयोग होगा। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक के हो गए जो आपको एक एक नंबर के आएंगे। आइए 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? कोठारी आयोग ने कितने प्रतिशत विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में बदलने का सुझाव दिया था? इन लोगों ने ना जो मतलब विद्यालय थे उनको जो है व्यावसायिक स्कूल में बदलने का मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस का स्कूल बना दे, मतलब उसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दे। ठीक है, इसमें ऐसे स्किल वाले जो PMKVY योजना चलती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें क्या किया गया? बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, मतलब कोर्स को किया, फिर उसके बाद जॉब तो नहीं की, लेकिन ये है कि बहुत सारा किया। उस टाइम थोड़ा कोविड आ गया था, उसके पहले से चल रहा था ये। तो मैंने भी बहुत सारे जो टेक्निकल फील्ड के हैं, कंप्यूटर के फील्ड के बहुत सारे हैं, तो वो भी मैंने भी उसको पूरा किया, कोर्स किया, सर्टिफिकेट वगैरह लिए, एग्जाम दिया, सब कुछ किया। काफ़ी बढ़िया था, सीखने को बहुत कुछ मिला। जो मेरे फील्ड से कनेक्टेड वही मैंने किया। तो ऐसे हर एक फील्ड का उसमें प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर है कि कोठारी आयोग ने कितने प्रतिशत विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में बदलने का सुझाव दिया था? तो 25%। ठीक है, 25%। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। 17वां देख लो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस कक्षा के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा कराने का सुझाव दिया था? इन्होंने बोला कि जब कक्षा समाप्त हो रही है, एक साल खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ अप्रैल से अप्रैल चलता है, हम लोग क्या कोलकाता वगैरह में पता है ये जो है जनवरी टू जनवरी चलता है। पता है, ऐसे है कि कुछ लोग हैं जो बस तो कुछ फंक्शन करना होता तो ये होता है कुछ ही टाइम रखो वरना वो लोग नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ दिमाग में सेट है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय दिल्ली का भी अलग है ये शायद। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस कक्षा के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा करवाने के लिए सुझाव दिया था? तो 10वीं की परीक्षा के बाद। ठीक है, 10th की परीक्षा के बाद। आगे आ जाइए। कोठारी आयोग ने नए विश्वविद्यालय की सिफारिश के किस लिए अनुमति का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसकी अनुमति का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा पता है? विश्वविद्यालय आयोग। ये देखिए UGC का फुल फॉर्म वहाँ पर पूछ रही थी ना, आप लोग इंग्लिश में बताना, हिंदी में तो खुद ही मिल गया। यहाँ पर देख लीजिए, यही है जो मैं पूछती हूँ, अंतों को तो या तो मेरे मुंह से निकल जाता है या तो आप लोग को आंसर मिल जाता है। किस्मत है आप लोगों की। चलिए आइए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। 19वां प्रश्न देखिए। कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था? कोठारी आयोग कमीशन की सिफारिश पर किस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है भारत की प्रथम शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 24 जुलाई 1968 में किया गया था। ये शुरुआत 1968 में हुई थी, 86 मत कर देना, ध्यान रखना। ओके, आगे आइए। 20 देखिए। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को एक संशोधित रूप प्रदान किया था? किसने इसको एग्जैक्ट फॉर्म में दिया था, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं? तो कोठारी आयोग ने। ठीक है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र का पूरा बात कही गई थी। 21 प्रश्न। कोठारी आयोग ने अपनी पहली कक्षा में नामांकन के लिए बच्चों को कितनी आयु पूर्ण करने का सुझाव दिया था? जब ये बोले कि कोठारी आयोग ने बोला कि बच्चा 6 साल का हो जाए तब उसको पढ़ने के लिए लेके आओ। आजकल तो 3 साल पे भेजने लगते हैं, 3 साढ़े 4 पे। ठीक है, 22 में देख लो। कोठारी आयोग ने उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु कितनी अवधि का सुझाव दिया? तो 2 साल का। कोठारी आयोग ने उच्चतर माध्यमिक कक्षा कितने होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला कि इस बार 2 साल बहुत है। ठीक है, सबने कुछ नहीं अलग अलग दे दिया था। अब नई वाली पॉलिसी आ जाएगी तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा। देखो 23 पे देखिए क्या है। किस आयोग ने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था? 10+2+3 ये आज भी चल रहा है, इंटर हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, यही चल रहा है ना। 10+2+3 यही ग्राफ चल रहा है। तो ये कोठारी आयोग का था। किसका था? कोठारी आयोग का। आगे आइए। किस आयोग ने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? कॉमन स्कूल सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक कॉमन तरीके से कही जाए, हर एक व्यवसाय की तरफ, हर एक फील्ड की तरफ, मतलब हर एक सेक्टर की तरफ।
तो कोठारी आयोग ने सिफारिश करी। जैसे सार्वजनिक एग्जाम ही करवा रहे थे वैसे ये भी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 24 प्रश्न करवा दिया। अब आओ आगे 25 भी देखो आप लोग। देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसने कहा? ये आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राइट आंसर है कोठारी आयोग ने कहा है। किसने कहा है? कोठारी आयोग ने। आगे आइए, उम्मीद है समझ में सबको आ रहा होगा। वन लाइनर एक प्रकार से समझ लो, अति लघु उत्तरीय एक प्रकार समझ लो, आपको हेल्प हो जाएगी। 26 प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किस आयोग के थ्रू दिया गया था? तो राइट आंसर कोठारी आयोग ने दिया था, सबसे पहले तो कोठारी आयोग ने दिया था। नेक्स्ट, कोठारी आयोग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा में निवेश का सुझाव दिया गया है? तो 6%, ठीक है, कितना परसेंट? 6%, सोच लीजिए, 6% की बात इन्होंने सहभागिता की है। 28 प्रश्न आइए, क्या दिया है? कोठारी आयोग ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 1964। 2 अक्टूबर 1964। काम लागू होना, काम कर मतलब कोई चीज़ लागू होना, फिर पहले प्रस्ताव जाना, फिर लागू होना, फिर काम में होना, सबकी डेटें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है 29 प्रश्न, कोठारी आयोग के अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों का मूल्यांकन अंकों के स्थान पर किस आधार पर किया जाए? इन्होंने कहा है कि ग्रेड प्रणाली ले आओ, सांकेतिक आधार पर, नंबर वाइज हिसाब तो ग्रेड प्रणाली चलने लगी है, ठीक है। वैसे भी सीबीएसई बोर्ड के 10th का रिजल्ट देखिए ग्रेड प्रणाली पे आता है, सीजीपीए पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोठारी आयोग के अनुसार बोर्ड परीक्षा में बच्चों का जो मूल्यांकन था वो किस प्रणाली पर ले आओ? अंकों की प्रणाली के स्थान पर। तो इन्होंने कहा कि ग्रेड को ले आओ, ग्रेड को ले आओ, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ओके। प्रश्न को 2 बार पढ़िए। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, हमें एक ऐसी शिक्षा की नीड है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, जिसके थ्रू हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, हमारी जो मेंटल पावर है, मेंटल एबिलिटी है, उसकी ग्रोथ होती है। अरस्तु ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? बताइए क्या होगा। तो एक यहाँ पर ही व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिन्होंने यह कथन अपने शब्दों में कहा है, जो कि काफी बढ़िया है, फेमस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आपका आज का तीसरा प्रश्न है, दीवार स्वप्न के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि लेखक की जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेबल, ये इंपॉर्टेंट है और ये इस बार भी आएगा, 100% ये आएगा। देख लीजिएगा, आपके 1 नंबर का प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ आज ही कि ये ज़रूर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो हर बार आया है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दीवार स्वप्न के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, गीजू भाई, राधा कृष्णन और रविन्द्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, कौन सा सही होगा इसको बता, एक कोई सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, जो है गीजू भाई बधेका, मुछो वाली माँ, ठीक है। आगे आइए। नेक्स्ट, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा का माध्यम बनाकर कहाँ पर, मतलब किस में शिक्षा को यूज किया गया है, जिनमें पाली भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया? वैदिक, बौद्धिक और मुस्लिम और मध्यकालीन। तो पाली भाषा का एक ही है, संस्कृत की बात आएगी तो वैदिक आएगा, और अगर इनकी पाली की बात आएगी तो बौद्धिक आएगा। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट। दिस इज क्वेश्चन 4 के लिए आपका दूसरा सही है, करेक्ट। 5th देखिए, मुदालिर आयोग संबंधित है। मुदालिर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपयुक्त में से सभी। इसका है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे आइए 6 प्रश्न देखते हैं। ये आपके अतिलघुत्तरी टाइप के हैं, ये ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो मैंने एक के नीचे एक करके लिख दिया है। 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं हम कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र बताइए। अब अगर बौद्ध काल का 2 पूछा है तो वैदिक काल का भी 2 यहीं पर लिख लो, मुस्लिम काल का भी 2 यहीं पर लिख लो। अगर किसी भी, हमने जब देख लिया कि ये लोग, इन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से ये लोग केंद्रों का नाम पूछ रहे हैं, तो बौद्ध काल का जब पूछे तो क्यों ना हम खुद से वैदिक का और मुस्लिम कालीन का याद कर ले। यही आपको समझना है। रिवीजन आप जब करिए तो कुछ क्वेश्चंस को खुद फॉर्मेशन करने की कोशिश करिए कि आप उसको अच्छे से कर ले जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम, तो तक्षशिला 1, नालंदा विश्वविद्यालय 2, काशी 3, वल्लभी 4, ठीक है, और भी सारे हैं। तो 2-3 आप मैक्सिमम, अदर के भी याद रखिए खुद से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके अति लघुत्तरी हैं, ध्यान रखिएगा, आप लघुत्तरी में भी थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है।
आराम से दूर दूर साफ साफ लिखिएगा। अलग अलग उत्तरी का आता है, दूर दूर साफ साफ लिखेंगे तो बड़ा वैसे भी दिखने लगेगा आपको, ठीक है। आइए देखते क्या है 7 यहाँ पर। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। देशभक्त की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों में वृद्धि। आपके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, ठीक है, उसके साथ साथ एक अच्छे नागरिक, एक सही इंसान की वृद्धि होना, मूल्यों, वैल्यूज़ की, मोरल वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी, आप समझ रहे हैं, वो आपके अंदर ले आना, वो आपके अंदर आना, डेवलप करना। छात्रों को सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझाने में मदद करना। बच्चों को मतलब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या संबंध है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट, संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या है, अच्छे शिष्टाचार और जिम्मेदारी और सहकारिता का विकास करना। अच्छे शिष्टाचार, डिसिप्लिन प्रॉपर आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सपोर्टिव नेचर आएगा, शेयरिंग नेचर आएगा। रूढ़वादी विचार की ओर जिज्ञासा और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देना। जो रूढ़वादी चीज़ें हैं उनको देखना, उन पे बातें करना, उसके बाद उसको नेगलेक्ट करना, मना करना, विरोध करना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 8 आ जाओ, लाइक कर देना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा है, वुड, चार्ल्स वुड, ठीक है। वुड ये नहीं, ये वुड डिस्पैच वाले हैं, सॉरी, चार्ल्स वुड दूसरे हैं। तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। नई भारतीय शिक्षा नीति के लिए सर चार्ल्स वुड समिति ने, अच्छा देखिए सर चार्ल्स वुड है, एक सेकेंड, वुड डिस्पैच वो दूसरे थे, नहीं सही है, नाम मेरा सही है, चार्ल्स वुड मैंने जो बताया था पहले वही सही है। सर चार्ल्स वुड ने समिति ने 1853 में एक भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया था, बहुत थोड़ी पढ़ा था, और उस पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा में अपने सुझाव दिए थे। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम चल रही थी उस पर वर्क किया, एनालिसिस किया, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, और समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। तो महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स वुड को कहा जाता है, या वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। 10 देखिए क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा कब हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर किया गया था। कब? 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना। बच्चों जो रोजगार काम में लगवाया जाता है उनको वहाँ से हटाकर शिक्षा की तरफ ले जाना। इस तरह के जिन क्षेत्रों में बाल श्रम अधिक था उन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव को कम करना, मतलब जहाँ पर ज़्यादा इस तरह के काम होता था वहाँ पर इस चीज़ को लागू करना, वहाँ पर देख रेख करना, जाँच करना, दंड देना, काफ़ी कुछ, क्योंकि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। 11 देखिए क्या है, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? फिल्ट्रेशन थ्योरी आप जानते हैं, छनन का सिद्धांत आप जानते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत दिया। ये एक प्रश्न है, अति लघु उत्तरी में आए तो यही इतना लिख देना, और भी लिखना चाहिए। तो अर्थात एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्ग से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होता है। चलिए 12th में देखिए क्या है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना बताइए। यहाँ पर एक ही, मैंने कई सारे ले लिए, तो द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉग, आयोन, इओन है, ठीक है, और सिम्पोजियम, ठीक है, मैंने कई सारा ले लिया। आपको 3-4 याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि नाम भी चेंज करके मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम मिले। आइए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 13 देखिए क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। आप 2-3 जरूर याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना, फ्री लड़कियों के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय।